मेरा नाम सदफ है और मेरी उम्र इस वक्त 25 साल है। और ये तब का वाकया है जब मेरी उम्र 20 साल थी और मैं अपनी जवानी की सीढ़ियों पर कदम रख चुकी थी। उन दिनों में मेरे बाबा की ट्रांसफर पक्की लाहौर में हो गई थी, तो हम लोग भी सियालकोट से लाहौर आ गए थे। बाबा रेलवे में आला अफसर थे, तो उन्होंने लाहौर में ही एक नई बनने वाली कॉलोनी में एक बना बनाया घर खरीद लिया था। घर को बने हुए 1 साल से जायद का अरसा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक किसी के इस्तेमाल में न आया था। हमारी फैमिली पहली ही फैमिली थी जिन्होंने खरीद कर इसमें रहाइश इख्तियार की थी। कॉलोनी नई होने की वजह से अभी चंद घर ही बने थे। हमारे घर के आसपास वाले भी प्लाट अभी खाली थे, लेकिन ये कॉलोनी शहर से 20 मिनट के फासले पर थी, इसलिए बाबा ने यहाँ अपना घर ले लिया था। हम सब खुश थे। मेरी फैमिली में मेरे बाबा में यानी सदफ और एक छोटी बहन ज़ैनब 10 साल की और छोटा भाई उम्र 7 साल का था। घर काफी प्यारा और अच्छे से तैयार किया गया था। सर्दियों की आमद थी, इसलिए मैं काफी खुश थी क्योंकि मुझे खुद सर्दियां बहुत पसंद है। घर शिफ्टिंग के बाद मैंने यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था और छोटे बहन भाई का भी बाबा ने नए स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। इनको वैन लगवा दी थी, जबकि मेरे पास अपनी गाड़ी थी। मैं इसी से यूनिवर्सिटी जाती थी। सब लोग खुश थे और अच्छा टाइम गुजर रहा था। फिर वो सब शुरू हुआ जो मेरी जिंदगी का एक दर्दनाक पहलू है, जो मैं आज भी महसूस करती हूँ तो डर और खौफ मेरी रीढ़ की हड्डी तक महसूस होता है। इस रात सर्दियों की पहली बारिश थी, क्योंकि आज सुबह से ही आसमान पर बादल छाए थे और बिलाखिर वो शाम को बूंदाबांदी की सूरत में बरसना शुरू हो गए। मुझे बारिश बहुत पसंद थी और फिर वो भी सर्दियों की मेरे मनपसंद की। मैंने मामा से फरमाइश करके पकोड़े बनवाए और खुद चाय बनाकर पकोड़ों के साथ छत पर बारिश एंजॉय करने चली गई। मामा ने रोका भी कि बेटी इस टाइम छत पर मत जाओ, मगरिब के बाद ऐसे अकेले छत पर नहीं जाते, पर मैं कहाँ सुनने वाली थी। मैंने इस दिन ब्लैक रेशमी सूट पहना हुआ था। दुपट्टा तो मैं पहले ही घर में नहीं लेती थी, सो इस टाइम बाल जरा खोल कर बारिश को सही से एंजॉय कर रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी थी जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म को भिगो रही थी, पर मैं अपने नशे में मस्त चाय और पकोड़ों का लुत्फ ले रही थी। मेरा कद 5 फुट 6 इंच था और नॉर्मल और मुतनासिब सरापा था। भीगने से और भी निशेब फराज वाजे हो रहे थे, लेकिन मैं घर में थी और बाबा अभी तक आए नहीं थे, इसलिए बिना कोई टेंशन लिए मैं काफी देर एंजॉय करती रही। जब चाय और पकौड़े खत्म हो गए थे, तब अचानक सर्दी का भी एहसास हुआ और मैं फुल भीग भी चुकी थी। अंधेरा भी चारों तरफ फैला हुआ था, सो नीचे जाना ही मुनासिब समझा। इससे पहले कि मामा खुद आ जाती, मैं हंसती खेलती नीचे आ गई। मामा की डांट से बचने के लिए सीधी रो में गई, ड्रेस चेंज किया और मामा की हेल्प के लिए किचन में आ गई। रात का खाना बनाया और फिर बाबा जब आए तो अच्छे मूड में डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैंने भी रूम में आकर बिस्तर में लेटकर सेल फोन पकड़ा और सोशल मीडिया में गर्क हो गई, जो रोज की रूटीन थी। मामा बाबा एक रूम में और छोटे बहन भाई अलग रूम में होते थे, जबकि मेरा कमरा अलग था। थोड़ी कंबल की गर्माहट मिली तो मोबाइल इस्तेमाल करते करते पता नहीं कब आंख लग गई। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म पर कुछ रेंग रहा है और मैं बहुत से टाइम से अजीब सी बेचैनी का शिकार थी, लेकिन मेरी आंख ना खिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म किसी का खिलौना बना हुआ है, जबकि मुझ में हिलने की भी हिम्मत न थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। लेकिन अचानक मेरी आंख खिली तो मेरा जिस्म पसीने में शराबूर था। दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी और मेरा कंबल भी एक तरफ था और लिबास भी बेतरतीब था। ऐसा पहले तो कभी ना हुआ था। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, जो कि कमरे की खिड़की से नजर आ रही थी, लेकिन मेरा जिस्म फिर क्यों पसीने में शराबूर था, जैसे मीलों सफर किया है। साथ ही मेरे जिस्म में दर्द भी महसूस हो रहा था। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं इसे ख्वाब समझकर फिर से सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन मेरे जहन में आ रहा था कि आखिर कौन था जो ऐसी हरकत कर रहा था। ये सोचते सोचते मेरी दोबारा आंख लग गई। मैं फितरती तौर पर डरने और खौफजदा होने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने इस वाक़े को ज्यादा सर पर सवार न किया और सुबह जब उठी तो मैं रात के वाक़या को भूल चुकी थी। सुबह उठकर मैं चेंज करके नाश्ता करके यूनिवर्सिटी चली गई। वहां गई तो मसरूफियत की बना पर यकसर हर बात भुला चुकी थी। ये दूसरी रात थी। आज भी मैं नींद बेहोश थी। कल वाला खेल दोबारा शुरू हो चुका था और आज भी मैं कल की तरह कुछ नहीं कर पा रही थी, बल्कि कल मुझे ये एहसास एंड पे हुआ जब मेरी आंख खिल गई थी। पहले मुझे कुछ महसूस न हुआ था, बल्कि एक ख्वाब की सी कैफियत थी, और आज तो मुझे महसूस हो रहा था। सब पर ऐसे लगता था जैसे मेरी कैफियत नींद बेहोशी की है और मैं हल भी नहीं पा रही थी।
लेकिन महसूस सब कुछ कर रही थी, बस ना मैं आंखें खोल सकती थी ना मैं हल सकती थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने इस पर जादू कर दिया हो और जबरदस्ती मुझ पर काबू पाया। थोड़ी देर बाद ही मेरी आँख खिल गई थी और मुझे लगा जैसे हकीकत की दुनिया में वापस आ गई हूँ। आज भी मैं कल की तरह बिल्कुल पसीने में भीगी हुई थी, सांस धुवनकनी की तरह तेज चल रही थी, पर आज मुझे अपने जिस्म पर जलन महसूस हो रही थी जैसे चोट के नतीजे में आई हो। खराशें दर्द देती हैं, बिल्कुल ऐसे ही मुझे अपना जिस्म दर्द करता हुआ महसूस हो रहा था। मैं जल्दी से उठी, अपने जिस्म को देखा तो कल जैसे निशानात पूरे जिस्म पर मौजूद थे। अब मैं थोड़ी डर रही थी कि अल्लाह मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ए अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। मैं तकरीबन रू देने के अंदाज में अल्लाह से दुआ मांग रही थी। आज मैं हकीकत में परेशान थी। ये बकिया रात मैंने जाग कर गुजारी और उसका कोई हल सोचती रही। सुबह होते ही मैंने हल्का फुल्का नाश्ता किया और मामा को बोला कि आज मैंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने परेशान होकर पूछा, बेटा ठीक तो है, तबीयत ज्यादा तो नहीं खराब ना? मैंने कहा नहीं मामा, बस ऐसे ही थोड़ा अच्छा नहीं फील कर रही थी, इसलिए रेस्ट की है। आज मैं अपने रूम में ही जा रही हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली आई। मेरे बहन भाई स्कूल और बाबा ऑफिस जा चुके थे। अब घर में मैं और मेरी मामा थी। मैं अपने कमरे में बैठकर इस मुसीबत से निपटने का हल सोच रही थी। पहले मैंने सोचा मामा को बता देती हूँ, लेकिन ये सोचकर मना कर दिया कि मामा बाबा परेशान होंगे और अभी नया नया घर है, इसलिए इनको परेशान करने की बजाय खुद ही कोई हल निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ और रात को ही क्यों होता है। मैंने लैपटॉप उठाया और गूगल पर कुछ लिखकर सर्च करने लगी। तकरीबन 1.5 घंटे की मेहनत के बाद मैं कुछ इब्तिदाई मालूमात इकट्ठी करने में कामयाब हो चुकी थी। उन मालूमात के मुताबिक ये किसी गैर फितरी अमरी ताकतों का काम था जो मुझे तंग कर रही थी, और साथ में एक हैरानी की बात ये थी कि वहाँ साफ लिखा था कि ये नौजवान लड़कियों से रिलेशन कायम करती हैं और अगर एक बार रिलेशन बन जाए तो उनसे जान छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। मुझे समझ न आ रहा था कि आखिर में क्या करूं, किसे बताऊं और किसे ना बताऊं। मैं खुद तो परेशान थी, लेकिन किसी और को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैं तो अब रात आने से भी डर रही थी। फिलहाल सिवाय परेशान के मुझे कोई हल समझ न आ रहा था। मैं आज की रात जाग कर गुजारने का फैसला किया था कि ना मैं सोऊंगी और ना कोई मुझ पर हावी होने की कोशिश करेगा। फुल वक्त में ये सोचकर मतमन हो गई थी। शाम को सब ने खाना वगैरह खाया और फिर टीवी लाउंज में बैठकर टीवी देखने लगे। तकरीबन 9 बजे के करीब सब अपने अपने रूम में चले गए थे, सिर्फ मैं बाहर रह गई थी अकेली। टीवी लाउंज में भी सर्दी बढ़ रही थी और आज तो बाहर भी बेइंतहा देनत पड़ चुकी थी। बारिश के बाद धुंध ने मुस्तकिल डेरे लगा लिए थे और पता नहीं कितने दिन यही सिलसिला चलना था। मैं बहन भाई के कमरे में भी नहीं जा सकती थी, ऐसे इनको भी कुछ ना हो जाए, वो डर ना जाए। इसी वजह से मैं वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। वक्त गुजारी के लिए मैं मोबाइल लेकर बैठ गई और मुख्तलिफ चीजें देखने लगी थी, लेकिन मेरा जहन लगातार डर रहा था और साथ में मैं खुद को ताकीद कर रही थी कि आज किसी भी हाल में सोना नहीं है। टाइम गुजरता रहा, अब 12 बज चुके थे। मुझको नींद भी बहुत आई, लेकिन फिलहाल मैं किसी तरह जागने में कामयाब रही थी। 12 बजने के बाद सदफ थोड़ी सी लेट गई थी कंबल लेकर, लेकिन कंबल बस आधे जिस्म पर था, कमर तक। बाकी मैं कंबल से बाहर थी और तकरीबन लेटकर मोबाइल चला रही थी। थोड़ी देर मुझको एहसास हुआ जैसे मेरा कंबल नीचे की तरफ सरक रहा है या कोई आहिस्ता आहिस्ता खींच रहा है। मेरा कंबल कमर से नीचे घुटनों तक आ गया था। मैंने इसे अपना वहम जाना और दोबारा कंबल सही से ऊपर कर लिया। मुझे लगा जैसे कंबल खुद ही सरक गया होगा, पर थोड़ी देर बाद दोबारा वही सीन हुआ। कंबल फिर से आधे से ज्यादा नीचे सरक चुका था। अब की बार मैंने उठकर बिस्तर से नीचे देखा तो बेड के आसपास कोई भी ना था, ना कोई जानवर ना कुछ, और मैंने कंबल बेड पर रखा और दोबारा बैठ गई। लेकिन मेरा दिल अंदर से डर रहा था कि शायद ये वही सब कुछ कर रहा है। मैंने दिल ही दिल में अपने रब को याद किया और अपने आप को मसरूफ कर लिया मोबाइल में ताकि ध्यान हट जाए। अचानक मुझे शर की आवाज आई। देखा तो मेरी खिड़की के पर्दे उड़ रहे थे जैसे तेज हवा से उड़ते हैं। मैंने जल्दी से उठकर देखा तो खिड़की बिल्कुल बंद थी और उसके उठने के साथ पर्दे भी खुद ब खुद नीचे आ गए थे। आज कोई नया खेल खेला जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कोई तंग कर रहा है। मैं अब थोड़ी घबरा गई थी। मैंने खुद को कंबल से लपेटा और लेट गई। मैं अब डर से हल्का हल्का कांप रही थी कि अचानक मेरी आंखें बंद होने लगी। मैं खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नशा कर दिया हो। आंखें खिलने की बजाय अब मेरा जहन भी माऊफ हो रहा था।
और मुझे लग रहा था जैसे मैं नींद की वादी में जा रही हूँ। और थोड़ी ही देर में मैं गहरी नींद में सो चुकी थी। तब मुझे नींद में फिर वही एहसास हुआ। थोड़ी देर में ही मेरी आँख खिल। जब मेरी आँख खिली तो मैं बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी। मैंने जल्दी से पास पड़े जग में से पानी डालकर पिया। इतनी सर्दी के मौसम में भी एक गिलास पानी में एक ही सांस में पी गई थी। फिर मैं उठी और गर्म पानी से फ्रेश हुई और फिर फजर की नमाज अदा की। अब मैं कदरे बेहतर महसूस कर रही थी। एक और भारी रात गुजर गई थी। निशानात और दर्द अब हल्के हल्के खत्म हो रहे थे। जैसे ही मुकम्मल दिन चढ़ जाना था मैंने बिल्कुल ठीक हो जाना था। पिछले 3 दिनों से यही हो रहा था। गो के धुंध की वजह से सूरज ना निकल रहा था, लेकिन सुबह का उजाला ही काफी था जो मुझको ठीक कर देता था। मैं नाश्ते की टेबल पर बैठी सोच रही थी कि अब तो ना सोने वाला तरीका भी काम ना आया है। अब क्या होगा। मैं 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सोई रही और इस दौरान बस तकलीफ में रही। मुझको सोचों में गुम देखकर मामा ने पूछा, बेटा क्या मसला है, क्यों परेशान हो, कहाँ खोई हो? मैंने कहा कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही, कोई भी परेशानी नहीं मुझे, मैंने जवाब दिया और जल्दी जल्दी नाश्ता करने लग गई थी। बाकी लोग भी नाश्ते से उठ गए थे और मैं अपनी गाड़ी में यूनिवर्सिटी चली आई थी, जहां मेरी दोस्त तानिया क्लास के बाहर मेरा ही इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गई थी? क्लास में बैठते ही तानिया ने पूछा, क्योंकि मैं थोड़ी लेट हो गई थी। मैंने कहा कुछ नहीं यार, ट्रैफिक में टाइम लग गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गई। अच्छा ये बताओ कल क्यों नहीं आई थी? तानिया ने पूछा। मैंने मामूली तबीयत खराबी का बहाना बनाकर टाल दिया। लेक्चर लेने के बाद हम दोनों कैफे चली गई, जहां अब मैं समोसे और चाय का ऑर्डर देकर बैठ गई। मैं अब भी पिछले 3 दिन के वाकयात में खोई थी और मेरी रंगत भी जर्द पड़ती जा रही थी। तानिया कहने लगी, सदफ एक बात बताओ, मैं नोट कर रही हूँ तुम जब से आई हो कुछ परेशान सी हो, कहीं खोई हो, कुछ सोचों में गुम हो, कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करो। नहीं नहीं तानिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सिंबेलती हुए बात बनाई। कोई तो बात है, आखिर दोस्त हूँ, तुम्हारी चेहरा देखकर समझ आ जाती है कि तुम कब परेशान होती हो, बताओ ना यार। तानिया के असरार पर मैंने इसको बताने का फैसला कर लिया, ये सोच कर कि 102 भले हो सकता है ये मेरी कुछ मदद कर दे। मैंने पिछले 3 दिन और रात की सारी तफसील तानिया को बता दी। ये सब बताते हुए मेरे आंसू गालों से बहते हुए होंठों तक आ गए थे। तब तानिया ने आगे बढ़कर मुझे गिले से लगा लिया और चुप करवाया। सदफ मेरी जान देखो, तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ हल निकाल लेते हैं। अब मेरे साथ तानिया भी चुप करके सोच में गुम थी कि क्या किया जाए। तब तानिया के जहन में एक बात आई। इसने मुझे बोला कि मेरे एक भाई है, नईम भाई इनका नाम है, और वो मेरे कजिन भी हैं, हमें उनसे हेल्प लेनी चाहिए, इंशाल्लाह वो हमें इस मसला से जरूर निकालेंगे। मुझे पूरा यकीन है तुम चुल्लू अभी मेरे साथ। ये कहकर तानिया मुझे लेकर बाहर चली आई और फिर मैंने अपनी गाड़ी निकाल ली। अभी घर जाने में काफी टाइम था इसलिए मैं ज्यादा परेशान नहीं थी और मैं खुद भी चाहती थी कि मैं इस मसले से निकलूं, इसलिए तानिया के कहने पर मैं इसके साथ जाने पर रजामंद हो गई थी। कहाँ चलना है? मैं तानिया से पूछा। उधर ही थोड़ी दूर ही जाना है, इनके ऑफिस में इनका अपना फिल्टर वाटर का प्लांट है और वो ऑफिस में ही होंगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं ऑफिस के बाहर खड़ी थी। तानिया ने नईम को कॉल करके आने की इत्तला दी थी। फिर उन्होंने अपना ऑफिस बुला लिया। बिल्कुल सादा सा और सलीके से डेकोरेट ऑफिस था। नईम खुद भी अभी 30-35 के यंग ही लग रहे थे। चेहरे पे हल्की सी बीयर्ड शेव थी और उन्होंने पेंट शर्ट ज़ेब तन की थी। मैंने एक नज़र इनकी पर्सनैलिटी पर डाली और हैरान होकर तानिया की तरफ देखा। नजरों ही नजरों में सवाल था कि ये भला मेरी मदद कर पाएंगे। तब तानिया ने आंखों से इत्मीनान और यकीन जाहिर किया कि भरोसा रखो, सब बेहतर होगा। मैं सोच रही थी कि नईम कोई 40-50 साल के बारिश आदमी होंगे जो तस्बीह वगैरह पकड़े होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ एक मुकम्मल ऑफिस और प्रैक्टिकल टाइप बंदा बैठा था। खैर, मुझसे और तानिया से सलाम दुआ के बाद नईम बोला, जी तानिया खैरियत है, आज अचानक कैसे आना हुआ? नईम के पूछने पर तानिया ने मुख्तसर बताया कि भाई मैं और सदफ एक ही क्लास में पढ़ती है और सदफ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। इसके साथ पिछले 3 से 4 दिनों से अजीब और गरीब वाकयात पेश आ रहे हैं कि ये जब रात को सोती है तो कोई चीज इसे तंग करती है, जबकि जागने पर उसके जिस्म पर निशानात होते हैं और जिस्म भी दर्द करता है और फिर सुबह को सब निशानात गायब हो जाते हैं। ये बहुत परेशानी है और डरी हुई है। इसने घर में भी किसी को कुछ नहीं बताया कि वो परेशान ना हो, और ये लाहौर की एक सोसाइटी में नए नए शिफ्ट हुए हैं। तानिया इतना बताकर खामोश हो गई। तब नईम गोया हुए। नईम बोला, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो जो कोई भी है इंशाल्लाह आपको मजीद परेशान नहीं करेगा।
आप मुझे ये बताएं कि सोने के अलावा तो आपको कोई परेशानी नहीं होती, मतलब कोई डर खौफ तो नहीं महसूस होता, कोई चीज दिखाई दी हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं नईम, बस रात को ही ये सब होता है। हाँ, कल रात में सोई नहीं थी, लेकिन मुझे लगा था जैसे मुझे किसी ने जबरदस्ती डराकर सुला दिया हो। अच्छा चलें ठीक है, ये कहकर नईम ने अपने टेबल से एक बैग निकाला और इसमें से एक तावीज मुझको दिया कि इसको अपने गिले में डालना है और उतारना नहीं किसी सूरत भी। और रही बात मेरी में, चाहे देखने में आमिल नहीं लगता, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका मसला जरूर हल होगा। क्योंकि लाजमी नहीं लंबा चोगा पहनकर तस्बीह लटका कर और दाढ़ी रख कर ही खिदमत की जाए मखलूक की, ऐसे भी साफ सुथरे अंदाज में अपने काम के साथ मुखिल खुदा की खिदमत की जा सकती है। और ये सारा कुछ अब आपको इसलिए बताया है क्योंकि जब आप दाखिल हुई थी आपकी आंखों का सवाल मैंने पढ़ लिया था, इसलिए मैंने वजाहत करना मुनासिब समझा। क्योंकि सबसे पहले आपका मुझ पर एतमाद होना लाजमी है, फिर ही आप अपने आप के डर पर काबू पाकर किसी को हरा सकती हैं। अब आप जाएं, और अगर रात को कोई वाकया हो तो सुबह लाजमी मुझे बताइएगा, फिर इसका कोई और हल सोचेंगे। वैसे उम्मीद है अल्लाह पाक बेहतर करेगा। मैं और तानिया वहां से निकली तो मैंने तानिया को इसके घर पर उतार दिया और खुद घर आ गई थी। तावीज अब मेरे गिले में था, मैं खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी, ऐसा जैसे किसी ने मेरे गिर्द हिसार बना दिया हो। मैं घर आई, मामा से मिली, छोटे बहन भाई भी स्कूल से आ गए थे, बाबा अभी ऑफिस से नहीं आए थे। सर्दियों के दिन छोटे होते हैं और शाम जल्दी हो जाती है, इसलिए मैंने आज बहुत दिनों बाद खुद के लिए शाम की चाय बनाई और छत पर चली गई। आज मौसम कदरे साफ था, अभी तक धुंध नहीं थी, वरना धुंध सर शाम ही अपने साए फैला देती थी, जिससे सर्दी में भी इजाफा हो जाता था। सूरज डूबता हुआ मुझको अच्छा लग रहा था और हाथ में पकड़ा चाय का कप मुझे साथ साथ गरमाइश दे रहा था। छत पर पीछे काठ कबाड़ पड़ा हुआ था, जो कि घर की फालतू चीजें उठाकर छत की मोटी के पास रखी थी। मुझको लगा जैसे वहां से कोई निकल के गया है। मैंने सोचा हो सकता है कोई बलि वगैरह हो। मैंने चाय खत्म की और नीचे जाने लगी, अचानक ऐसे लगा जैसे बलि के चीखने की आवाज आई हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो काला बिल्ला वहां खड़ा था, जो मेरे पीछे देखने पर वहां से भाग गया। मुझको कुछ गैर महसूस सा लगा, क्योंकि ये आम साइज से बड़ा था, जो एक अजीब बात थी। दूसरा, इसका घूरना भी अजीब था। मैं यही सोचते हुए नीचे आ गई थी और फिर अपने रो में चली गई। शाम को बाबा आए तो सब लोगों ने मिलकर खाना खाया और गुपशप भी हुई। खाने के बाद सब ने चाय पी और फिर बाबा को एक जरूरी कॉल आई, वो उठकर चले गए, जबकि मैं और मामा बर्तन समेटने लग गए थे। तब तक 9 से ऊपर टाइम हो चुका था। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था मुझको आने वाले वक्त का एहसास हो रहा था। मैंने अब अपने कमरे में पहुंचकर ड्रेस चेंज किया और यूनिवर्सिटी का थोड़ा काम करने लग गई। तकरीबन 11 बजे के करीब मुझको नींद आ गई तो मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। 12 बजे के कुछ ऊपर का टाइम था कि मेरी आंख एक अजीब से शोर से खिली थी। मैंने आंख खोल के जब शोर की जानिब देखा तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर चीख रोकी, लेकिन मेरे देखते ही वो जो कोई भी था गायब हो गया। मैंने बस इतना देखा कि एक अजीब अलखलकत जानवर नुमा बलि बेड के एंड पर दूसरी तरफ मुड़ करके बैठी हुई थी, और जो शोर पैदा हो रहा था वो दरअसल इसकी लंबी सी दम का था, जो वो जमीन से उठाकर बेड के साथ मार रही थी। इसलिए अजीब सा शोर था और बेड हल्का हल्का झूले ले रहा था। इसका रंग भी अजीब सा था, काला और भूरी माइल। मुझको समझ न आ रही थी कि वो क्या था, लेकिन एक बार मैं जरूर डर गई। मैंने शुक्र अदा किया इस बात पर और आयतल कुर्सी पढ़कर दोबारा लेट गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं जब लेटी थी तो कमरे में बड़ी लाइट ऑन की थी मैंने, लेकिन अब जब जाग आई तो छोटी लाइट क्यों जल रही थी? शायद इसी ने किया हो जो चीज मैंने अभी अभी देखी है। मैंने दोबारा बड़ी लाइट ऑन कर ली। 1 बज रहा था, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। बेइख्तियार मेरा ध्यान अपने तावीज की जानिब गया तो वो मेरे गिले में ही लटक रहा था। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया अल्लाह पाक का कि इसके पाक कलाम की वजह से मैं आज महफूज रही थी और अभी तक कोई मेरे पास ना आ सका था। मैंने करवट ली और दीवार की तरफ मुड़ कर लिया, जबकि मेरे कमरे का दरवाजा मेरी बैग की तरफ था। मैंने सोने से पहले दरवाजा अच्छी तरह बंद किया और मेरी ये आदत शुरू से ही थी कि मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोती थी। इस रात भी मेरा दरवाजा बंद ही था, तो मतलब वो जो भी चीज थी, इसे दरवाजा बंद अकेले होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं लेट के अभी यही सोच रही थी कि मेरे कमरे का दरवाजा अचानक खुला और फिर एक धमाके जैसी आवाज से बंद हो गया था। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा मेरे ओसान खता हो गए थे। मुझे लगा शायद सांस ही रुक गई हो। मुझे अपनी आंखों पर शायद यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैं जो देख रही थी वो सच था।